भोला कड़कड़ाती ठंड में अपने खेत में खुदाई कर रहा था। भोला ने साधारण कपड़े पहने हुए थे। ये ठंड, इस ठंड ने तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। तभी वहाँ एक आदमी स्वेटर पहने आता है। ओ भोला, इतनी ठंड में बिना स्वेटर के काम कर रहे हो? तुमको ठंड नहीं लग रही क्या? हाँ? ठंड तो बहुत लग रही है भाई, पर क्या करें, मेरे पास स्वेटर नहीं है। अरे भाई, इतनी ठंड में खेत में काम करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे। मेरी मानो तो घर जाओ और मोटे कपड़े पहन कर आओ। हाँ? इतना कहकर प्रताप वहाँ से चला जाता है। अब क्या बताऊं प्रताप भाई को कि इस गरीबी ने कैसे हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी कड़ाके की पड़ रही थी। तभी भोला बिना रजाई और स्वेटर के सारा दिन कांपते शरीर के साथ खेत में कड़ी मजदूरी करने लगता है। शाम का समय। इतनी ठंड में मैंने इतना काम तो कर लिया, बस इस बार किसी भी तरह मेरी फसल अच्छी निकल जाए और मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। तभी वो अपने छोटे से मिट्टी के झोपड़े घर में जाता है, जहाँ भोला की पत्नी रुक्मिणी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। अजी जल्दी दरवाजा बंद कीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है। भोला दरवाजा बंद करके चारपाई पर आकर बैठ जाता है। इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही है, पता नहीं कब ये ठंड का मौसम जाएगा। ठंड का मौसम जाने से भी क्या हो जाएगा जी, ठंड का मौसम जाते ही गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और फिर हमें गर्मी से परेशानी होगी। सही कहा तूने रुक्मणी, हम गरीबों के लिए तो हर मौसम कहर बनकर आता है। मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ, आग से ठंड थोड़ी कम लगेगी। हाँ? तभी भोला लकड़ियाँ रखकर उसमें आग लगाता है और दोनों आग के पास बैठकर खाना खाने लगते हैं। खेत की मिट्टी सही हो गई जी। हाँ रुक्मणी, पूरे 4 दिन लगे मुझे खेत की मिट्टी सही करने में। बस किसी तरह इस बार हमारी फसल अच्छी आ जाए, वरना मजबूरन इस बार हमें अपना खेत बेचना ही पड़ेगा। सही कहा जी आपने, अब तो खेत बेचने की ही नौबत आ जाएगी, क्योंकि पिछले 3 बार से तो हमारी सारी फसल खराब होती जा रही है। हाँ, बस अब आखिरी बार हम अपने खेत से उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। भोला खेत में आकर बीज बो देता है और रोज खेत में आकर फसल को पानी देने लगता है, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी उसके खेत से फसल नहीं निकलती। ये देखकर भोला काफी मायूस हो जाता है। एक दिन दोपहर में भोला अपने खेत में था, तभी वो आसपास के खेतों को देखता है तो दूसरे खेतों की फसल काफी अच्छी निकल आई थी। देखो देखो, दूसरों के खेती की फसल कैसे जगमगा रही है और एक मेरा खेत है जो फसल उगाने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कब मेरे खेत में फसल निकलेगी और कब मेरी गरीबी दूर होगी। तभी भोला के पास प्रताप आता है। और भोला, इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं प्रताप भाई, हर बार मेरे खेत की फसल खराब होती जा रही थी, पर इस बार तो फसल निकलने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है अब मुझे ये खेत बेचना ही पड़ेगा। खेत बेच दोगे तो तुम करोगे क्या? जो पैसा मिलेगा उससे कोई कारोबार कर लूंगा, पर अब खेती नहीं करूंगा। खेती ने बहुत बर्बाद करके रख दिया है मुझे। वैसे भोला का ये खेत है तो अच्छा, एक काम करता हूँ, इसका ये खेत सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और इसके अंदर अच्छे से खेती करता हूँ। पर भोला, जब तेरा ये खेत फसल उगाने के लायक नहीं है तो ऐसे खेत को तुझसे कोई नहीं खरीदेगा। क्या इसका मतलब मुझे इस खेत का भी पैसा नहीं मिल पाएगा? अरे भाई, अगर तेरा ये खेत फसल लायक होता तो कोई भी इसे अच्छे दाम में खरीद लेता। ऐसे बंजर खेत को खरीद कर कोई अपना नुकसान करवाएगा क्या? हाँ ये भी है, तो अब मैं क्या करूं प्रताप भाई, घर में एक पैसा नहीं है। एक काम हो सकता है, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है इसलिए मैं तुझसे ये खेत 25,000 रुपए में खरीद लेता हूँ, वरना ये खेत तो 25,000 रुपए से भी महंगा है। क्या प्रताप भाई, ये खेत तो लाखों का है, मैं इसे इतने सस्ते दाम में कैसे बेच सकता हूँ? देख भाई, इस खेत के इतने पैसे भी बहुत हैं, वो तो तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे ये खेत बेच रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ये सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है। क्या करूँ, मेरी जमीन तो लाखों की है, पर ये तो अब किसी काम की नहीं रही। एक काम करता हूँ, इसे प्रताप भाई को बेच देता हूँ, जो पैसे मिल रहे हैं वो ही सही, वरना बाद में इतने भी नहीं मिलेंगे।
ठीक है प्रताप भाई, आप ले लीजिए 25,000 रुपए में ये खेत। तभी भोला घर आता है। तभी भोला प्रताप को जमीन के पेपर दे देता है और प्रताप से 25,000 रुपए ले लेता है। भोला, अब तेरी जमीन मेरी हो चुकी है। कितनी मेहनत से पाई पाई जमा करके बाबा ने वो जमीन खरीदी थी। कोई नहीं, इंसान के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तभी भोला पैसे लेकर घर आता है और वो पैसे रुक्मणी को दे देता है। जी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? रुक्मणी, हमारी जमीन अब खेती नहीं कर, इसलिए मैंने अपनी जमीन बेच दी है। क्या? पर क्यों? और मुझे बताया क्यों नहीं? और किसको बेची आपने जमीन और कितने में बेची? वैसे तो कोई भी हमारी जमीन नहीं खरीद रहा था, पर वो मेरे दोस्त है ना प्रताप भाई, मैंने उन्हें अपनी जमीन 25,000 रुपए में बेच दी। ये सुनकर रुक्मणी के होश उड़ जाते हैं। क्या? आपने लाखों रुपए की जमीन केवल 25,000 रुपए में बेच दी? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? रुक्मणी, वो जमीन अब किसी काम की नहीं थी। क्या? उस जमीन की कीमत लाखों में थी। अरे, उस जमीन पर हम कुछ और काम कर सकते थे। इतनी बड़ी जमीन आपने इतने सस्ते दाम में बेच दी। भोला पहले से ही बहुत भोला था। उसे चीजों के बारे में कोई समझ नहीं थी और ना ही हिसाब किताब के मामले में वो होशियार था। क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे, वो जमीन आज भी लाखों की कीमत की बिकती थी। आप चलिए प्रताप भाई के पास, मैं उन्हें ये पैसे देकर अभी उनसे हमारी जमीन वापस लेती हूँ। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे पूछा तक नहीं। तभी रुक्मणी भोला के साथ घर से बाहर जाती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि ठंड के कारण दोनों का हाल बेहाल हो रहा था। तभी दोनों प्रताप के पास जाते हैं। प्रताप भाई, मेरे पति बहुत भोले हैं। इन्हें हिसाब किताब पैसों की कुछ भी समझ नहीं है, पर आप तो समझदार पढ़े लिखे हो ना। आपको शर्म नहीं आई मेरे भोले भाले पति के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए? कैसा खेल? क्या बोल रही हो तुम? आपने हमारी लाखों की जमीन भोला जी से 25,000 रुपए में खरीद ली। किसने कहा तुमसे कि मैंने भोला से 25,000 रुपए में जमीन खरीदी? ये देखो जमीन के पेपर, इसमें साफ साफ लिखा है कि मैंने भोला से उसकी जमीन 5 लाख रुपए में खरीदी है और मैंने सारे पैसे भोला को कैश दे दिए हैं। ये सुनकर भोला और रुक्मणी के होश उड़ जाते हैं। अरे, आपने कब मुझे 5 लाख रुपए दिए? आपने तो मुझे केवल 25,000 रुपए ही दिए हैं। क्यों झूठ बोल रहा है भोला? मैंने एक बैग में तुझे सारे पैसे दिए थे। अब तूने उन पैसों का क्या किया मुझे क्या पता। भोला जी, ये क्या बोल रहे हैं? कहाँ है बाकी के पैसे? रुक्मणी, मेरा विश्वास करो, इन्होंने मुझे केवल इतने ही पैसे दिए हैं। अरे बहन, मैंने इसे कहा भी था कि इतने सारे पैसे हैं, मैं तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हें पैसे दे देता हूँ, पर ये माना ही नहीं। बोला आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं संभाल कर घर लेकर चला जाऊंगा। अब इसने रास्ते में ही कहीं गिरा दिए होंगे पैसे और तुमसे झूठ बोल दिया कि मैंने इसे इतने पैसे ही दिए हैं। रुक्मणी प्रताप की बातों में आ जाती है। तभी वो गुस्से में घर चली जाती है। रुक्मणी, रुक्मणी रुको ना। दोनों घर आते। इस आदमी ने तो मुझे पूरा बर्बाद करके रख दिया। इतनी बड़ी जमीन भी हाथ से गई और सारा पैसा भी गया। अब कैसे जिएंगे हम? रुक्मणी, मेरा यकीन करो, वो प्रताप भाई झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे इतने ही पैसे दिए थे। पेपर पर साफ साफ लिखा है कि उन्होंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं। आपने रास्ते में कहीं पैसे गिरा दिए हैं। 1000 बार बोलती थी मैं ससुर जी को कि अपना खेत इनके नाम मत करवाइए। आज अगर आप पढ़े लिखे समझदार होते तो ये नौबत कभी नहीं आती थी। रुक्मणी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो ना यहाँ हम खा सकते हैं, ना इस घर का किराया दे सकते हैं। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए अपने मायके। आप रहिए अकेले। तभी रुक्मणी उसी समय अपने मायके चली जाती है। ये क्या हो गया मेरे साथ भगवान? प्रताप भाई ने एक कैसा खेल खेला मेरे साथ। मेरी सहायता कीजिए भगवान। भोला फूट फूट कर रोने लगता है। इधर प्रताप अपने घर में था। उस भोला के अनपढ़पन का फायदा उठाकर तूने उसकी लाखों की जमीन मात्र 25,000 रुपए में खरीद ली प्रताप। प्रताप ने भोला के साथ बड़ा ही खतरनाक खेल खेला था। इधर भोला, प्रताप भाई, आपने मुझे बर्बाद किया है ना। मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया है ना आपने। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करता हूँ। तभी भोला प्रताप के खेत में जाता है। रात का समय था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। प्रताप के बड़े से खेत में कई सारी फसल थी। प्रताप भाई ने मुझे बर्बाद किया है ना।
अब मैं उनकी सारी फसल बर्बाद कर दूंगा। तभी भोला इस ठंड में प्रताप के खेत की फसल तोड़ने लगता है और टूटी हुई फसल को एक जगह इकट्ठा करता जाता है। करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद भोला प्रताप के खेत की सारी फसल काट देता है। ये ठंड, चलो अब इस फसल को जला देता हूँ। तभी भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, पर आज पहली बार मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उसके बाद भोला जैसे ही प्रताप की फसल को आग लगाने लगता है तो अचानक ठंड के कारण बेहोश हो जाता है। अगले दिन सवेरे प्रताप जब अपने खेत में आता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी और वो फसल जानवर खा रहे थे। अरे मेरी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। ये किसने किया? तभी वहाँ आस पड़ोस के खेत वाले आते हैं। अरे ये भोला को क्या हुआ? ये यहाँ कैसे पड़ा है? तभी सब भोला को देखते हैं तो भोला मर चुका था। अरे भोला तो मर चुका है? क्या मर गया? पर कैसे? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रताप भाई, क्योंकि भोला का शरीर तो तुम्हारे खेत में पड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही भोला को जान से मार दिया हो? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों इस भोला को जान से मारूंगा? तुमने ही मारा होगा भोला को। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और भोला की हत्या के आरोप में प्रताप को हवालात में डाल देती है। जिसके बाद प्रताप, जिसने भोला की हत्या की भी नहीं, फिर भी उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो देखा अपने दोस्तों, प्रताप के कारण आज एक भोले भाले इंसान को इस दुनिया को छोड़ना पड़ा और प्रताप को उसके किए की ऐसी सजा मिली कि आज उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो सच कहते हैं, किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है।